हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7th सिविक्स का सेकेंड चैप्टर द स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट 1 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने स्टेट गवर्नमेंट आधा डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो हमने देखा था कि लेजिस्लेटर क्या होता है, फिर हमने एक इमेजिनरी स्टेट पूरा प्रदेश के बारे में देखा था। ठीक है, वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। पूरा प्रदेश में गोकुलपुर नाम का एक कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ का इलेक्शन हमको देखना है। तो 70 कंस्टिट्यूंसी है पूरा प्रदेश में। तो पूरा प्रदेश से 2 मेंबर्स खड़े हुए हैं, मिसेस पल्लवी भाई और राम प्रसाद। राम प्रसाद जो है भारत पार्टी का मेंबर है और पल्लवी बाई जो है वो जनता मिशन पार्टी के मेंबर है। जिन लोग इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। तो इलेक्शन कैंपेन जो है 20 तारीख को होने वाला है और इलेक्शन कैंपेन जो है उससे पहले 15 से 20 दिन पहले जो है डिफरेंट पार्टीज जो है वो अपना अपना इलेक्शन का जो चुनाव प्रचार जो है वो करती हैं। तो हम आगे का जो इसका स्टोरी भी कंटिन्यू करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमको मिलेगा। तो हम ये सारी चीज़ें जो देख चुके हैं, नेक्स्ट हमको पॉलिटिकल पार्टी से कंटिन्यू करना है। तो हमने ये मैप वगैरह देख लिया था, रिप्रेजेंटेटिव भी देख लिया था। नेक्स्ट हमको पॉलिटिकल पार्टी से स्टार्ट करना है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉर्म अ गवर्नमेंट और इन्फ्लुएंसेस इट्स वर्किंग इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आगे जाके, ठीक है, जो जीत जाएगी और एक गवर्नमेंट फॉर्म करेगी या फिर उस गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसमें उसको वो प्रभावित करेगी, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करेगी, उसे पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। ओके, उसे क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, दे कंसिस्ट ऑफ पीपल हैविंग कॉमन विजन और आइडियोलॉजी। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है मतलब जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, जो उसमें मेंबर्स हैं, वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं और जीतते हैं, और जो जीतता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, अदर जो है उसके वर्क को इन्फ्लुएंस करता है। तो दे कंसिस्ट ऑफ, है ना। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है? ऐसे लोग जिनकी कॉमन विचारधारा है, ठीक है, कॉमन विजन है उनका, एक पर्टिकुलर विजन है, आइडियोलॉजी है, ठीक है। आइडियोलॉजी मतलब उनका एक सेम तरीके का सोचने का तरीका है। दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। तो वो लोग क्या है, पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। दे फॉर्मुलेट मतलब वो फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब गठन करते हैं ऐसी पॉलिसीज का जिससे लोगों की दिक्कतें जो है सॉल्व हो सके। फॉर एग्जाम्पल, ए पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव दैट पीपल आर पुअर because they do not have jobs and they remain unemployed because there are not enough job for all of them। तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या बिलीव करती है, ठीक है, इनकी विचारधारा क्या है कि लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, ठीक है, और वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, बेरोजगार है, इसलिए उनके पास ज़्यादा मतलब जॉब होने चाहिए ताकि जो पॉवर्टी है उसको कम कर सके। दे कैन नॉट लर्न अर्न are living by farming or other means because they do not have land or money। तो उनके पास ये भी नहीं है कि कुछ ज़मीन वगैरह हो जहाँ वो खेती वेती कर ले, तो इसलिए जो है गरीबी है। अदर पॉलिटिकल पार्टी को क्या लगता है? मे बिलीव दैट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव इंक्रीज बिकॉज देयर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द कंट्री। तो अदर एक पार्टी, उसको क्या लग सकता है कि ये पॉवर्टी, ठीक है, ये जो गरीबी है, बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट होते जा रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स सिंबल एंड फ्लैग। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे पहचाना जाता है? रिकॉग्नाइज मतलब कैसे पहचाना जाता है? उनका एक सिंबल होता है और एक फ्लैग होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम हमारी कंट्री के ही पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर देखते हैं, तो अगर आप कांग्रेस देखते हैं तो उनका सिंबल क्या होता है? पंजा छाप होता है, और फ्लैग भी उसी तरीके का ट्राई कलर फ्लैग विथ पंजा साइन होता है। तो इन छत्तीसगढ़ द मेन पॉलिटिकल पार्टी आर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीएम। तो ये सारी जो पार्टीज है ये मेन पार्टीज है, ठीक है। तो इसमें आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नाम तो सुना ही होगा, बाकी भी छोटी छोटी पार्टीज
हैं। तो व्हाट आर द मेन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पूरा प्रदेश? तो पूरा प्रदेश की दो पार्टीज क्या थी, एक भारत पार्टी और जनता मिशन पार्टी। हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज? तो ये अभी हमने देखा, क्यों, कहाँ से रिकॉग्नाइज होती है, वो अपने फ्लैग और अपने सिंबल से रिकॉग्नाइज होती है। तो और मेन फंक्शन क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का? मेन फंक्शन होता है कि वो लोगों की दिक्कतें जो है उसको सॉल्व करे, गवर्नमेंट फॉर्म करे। नेक्स्ट इज पार्टी कैंडिडेट्स। तो पार्टी कैंडिडेट्स कंटेस्ट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्शन। तो पार्टी कैंडिडेट्स का मतलब ये है जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं। देखिए पार्टी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो ये नहीं कि सारे के सारे लोग इलेक्शन में खड़े हो जाए, उनमें से कोई जो पर्टिकुलर उम्मीदवार है, एक अच्छा उम्मीदवार है, उसे इलेक्शन में खड़ा कराया जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्शन, अलग अलग इलेक्शन होते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भाग लेती है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। दे इंक्लूड इलेक्शन इन लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा। ठीक है, तो दोनों तरीके की जो इलेक्शन है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के इलेक्शन हो गए, और लोकसभा जो है आपका जो ऑल इंडिया सेंट्रल लेवल पे वो इलेक्शन हो गए। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्शंस में जो है पॉलिटिकल पार्टी पार्ट करती है। They nominate their candidates for each constituency. A candidate is a person who contests the election and tries to win the votes of the people of the constituency. तो दे है ना, ये लोग क्या है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है नॉमिनेट करते हैं अपने कैंडिडेट्स को। ठीक है, अपने जैसे कि मैंने बताया कि हर व्यक्ति जो है चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, तो वो नॉमिनेट करते हैं। नाम नॉमिनेट करना मतलब नाम देते हैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का, जो कि हर एक कंस्टिट्यूंसी से खड़ा होगा। तो कैंडिडेट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जो इलेक्शन में खड़ा होगा और वो लोगों को के पास जाता है ना, अपने लिए वोट मांगता है और लोगों से वोट्स लेता है और इलेक्शन जीतने की कोशिश करता है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी कैन ऑल्सो कंटेस्ट एन इलेक्शन, सच एज पर्सन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बिलोंग करती और वो अपना अलग से इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है ईवीएम मशीन की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन। तो यहाँ पे जो भी पार्टीज हैं उनके उम्मीदवार के नाम रहते हैं, उनका चिन्ह रहता है, और यहाँ पे एक बटन रहता है। ठीक है, बटन रहता है जिसको प्रेस करने के बाद जो है आपका वोट जो है उस कैंडिडेट को चला जाता है। तो एनीवन इन द कंट्री हु वांट्स टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ ओल्ड एंड मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो जो इलेक्शन लड़ना चाहता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? विधानसभा, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है, तो उसको क्या होना चाहिए? 25 साल की उम्र का होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, और उसको क्या रहना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। Next is all people who are 18 years of age and above can vote in an election, but they must first register their name in the voter list. तो जो भी व्यक्ति 18 साल का है, ये हम पंचायत वाले पंचायती राज वाला जो चैप्टर है क्लास 6 में, उसमें भी हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है या उससे ऊपर उम्र का है वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लेकिन वो वोट दे सकता है, लेकिन उससे पहले जो है उनको अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में रजिस्टर कराना पड़ता है। एक वोटर लिस्ट बनती है जिसमें लोगों के नाम लिखे रहते हैं और वो लिस्ट के आधार पर ही वोट देने दिया जाता है। तो व्हाट इज़ अ पर्सन कंटेस्टिंग एन इलेक्शन कॉल्ड? तो जो पर्सन इलेक्शन लड़ने वाला है उसे क्या कहा जाता है? कैंडिडेट कहा जाता है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट एंड रिप्रेजेंटेटिव? और एक कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव में क्या फ़र्क रहता है? ठीक है, ये एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पे जीत चुका है। नेक्स्ट इज हु कैन बी वोटर इन इलेक्शन? इलेक्शन में कौन वोटर हो सकता है? जो 18 साल या उससे ऊपर का है। तो वोटिंग इन गोपालपुर, तो वापस हम अपनी स्टोरी पे आते हैं और गोपालपुर में जो इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, गोपालपुर कहाँ है? पूर्व प्रदेश में है, ये हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था। तो कमिंग बैक टू अवर स्टोरी, वोटिंग बिगैन इन द मॉर्निंग ऑफ 20 जनवरी। तो जैसे कि हमने पहले वाले पार्ट में देखा था कि 20 जनवरी को इलेक्शन होने का था, तो हम अब इस स्टोरी में वापस आते हैं कि वोटिंग जो है 20 जनवरी को स्टार्ट होती है। देयर वेयर लॉन्ग क्यूज एट द पोलिंग स्टेशन।
तो पोलिंग स्टेशन में क्या है, लंबी कतारें थी। पोलिंग स्टेशन वो जगह होता है जहाँ पे वोट देने जाया जाता है। तो पोलिंग स्टेशन मोस्टली जो है स्कूल्स को बनाया जाता है। तो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, तो आपको ध्यान में होगा कि जो जो भी स्कूल आपके घर के पास के स्कूल है, वहाँ पे आपके पेरेंट्स गए होंगे वोट डालने के लिए। तो वोटिंग स्टेशन, जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे क्या है, लंबी लंबी कतारें हैं। वन मैन सैट नियर द एंट्रेंस ऑफ द पोलिंग बूथ. He had long list of names. The voter first went to him. The man checked whether the name of each voter was on his list. If the voter's name tailed with the list, the man put an indelible mark on the nail of the index finger of the left hand of the voter. He also made the voter sign a register. तो देखिए बहुत लंबी लंबी कतारें हैं पोलिंग स्टेशन में। तो एक आदमी जो है एंट्रेंस में खड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे वोटिंग स्टेशन है वहाँ पे, पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे, और वहाँ पे उसके पास क्या है, लिस्ट है नाम की। तो जो भी वोटर वोट देने जाता है पहले उसके पास जाता है, मैन उसको चेक करता है उसका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं। अगर वोटर का नाम जो है वो लिस्ट में मिल जाता है, टेल्ड मतलब लिस्ट में मिल जाता है, तो उसके लेफ्ट हैंड में जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, अंगूठे के बाजू वाला जो उंगली होता है, ठीक है, उसे इंडेक्स फिंगर कहा जाता है। तो वो जो फिंगर है वहाँ पे वो इंडिलिबल मतलब आपको उसको हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, ऐसा मार्क लगाता है स्याही से, ठीक है। और वहाँ पे फिर उसको वोट देने के लिए और एक रजिस्टर में उसको साइन कराते हैं और वहाँ पे वोट देने के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जब हम वोट देने जाते हैं। द पोलिंग बूथ वाज इन अ कॉर्नर, देयर वाज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर्स एंटर्ड द बूथ एंड कास्टेड देयर वोट बाय प्रेसिंग द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ देयर कैंडिडेट ऑन द मशीन। तो जो पोलिंग बूथ है वो कॉर्नर में रखा हुआ था और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो हमने अभी पिक्चर में देखा, ठीक है, इससे पहले हमने पिक्चर में देखा था एक मशीन, उसी को बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो वोटर जो है वो उस बूथ पे एंटर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे पोलिंग के लिए इस तरीके का सेटअप किया रहता है, और वहाँ पे वो अपना वोट जो है अपने प्रतिनिधि को बटन प्रेस करके दे देते हैं, ठीक है। Next, in one polling station, a voter began arguing with the polling officer. The officer told him, "You have already cast your vote once." तो यहाँ पे देखिए एक पोलिंग स्टेशन में क्या हुआ, एक वोटर जो है वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट में आ गया, लड़ाई कर रहा है, ठीक है, बहसबाजी कर रहा है पोलिंग ऑफिसर से। पोलिंग ऑफिसर कौन होता है, जो जिसके पास वोटर लिस्ट होती है, जो स्याही लगाने का काम कर रहा है। तो वो ऑफिसर बोलता है कि तुमने अपना वोट ऑलरेडी कास्ट कर चुका है, वाई यू हैव केम अगेन। तो बोलता है कि तुम फिर से कैसा। वोटर शोड हिम हिज नेल सेइंग, देयर इज नो मार्क ऑन माई नेल, हाउ कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम वोटिंग। तो जैसे ही ये सब बोलता है पोलिंग ऑफिसर, तो वोटर अपना नेल्स दिखाता है कि मेरे नेल्स पे कुछ मार्क नहीं लिखा हुआ है, तुम कैसे मुझे रोक सकते हो। यू मस्ट हैव स्ट्रक आउट माई नेम फ्रॉम वोटर लिस्ट बाई मिस्टेक और समवन एल्स मे हैव कास्ट माई वोट। तो बताता है कि गलती से हो सकता है तुमने वोटर लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया हो, काट दिया हो, या तो फिर और मतलब कोई और मेरे नाम पे कास्ट करके चला गया है वोट। तो फिर पोलिंग ऑफिसर फाइनली लेट हिम टू कास्ट हिज वोट ऑन द बैलेट पेपर। तो पोलिंग ऑफिसर जो है उसको फाइनली बोलता है कि तुम बैलेट पेपर में अपना वोट कास्ट कर दो। द वोटर टिक द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बैलेट पेपर, पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील द एनवेलप एंड गेव इट टू द पोलिंग ऑफिसर। तो वहाँ पे जो है जो कैंडिडेट था जिसका नाम पहले से आ चुका था, या तो फिर गलती से उसका नाम कट गया था, तो वहाँ पे उसको टिक कर देता है, उसको बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें एक लिस्ट होती है, जैसे कि ईवीएम मशीन है वैसे ही बैलेट पेपर में लिस्ट होती है, जिसमें वो अपने कैंडिडेट का नाम को टिक करते हैं, एनवेलप में सील करते हैं और पोलिंग ऑफिसर को दे देते हैं। द पोलिंग इन गोपालपुर कंटिन्यू टिल 5 PM। तो 5 बजे तक जो है वोटिंग का कार्यक्रम चलता आ रहा था। अब नेक्स्ट है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। टेक योर टीचर्स हेल्प टू सी द वोटर्स लिस्ट मेड फॉर पंचायत इलेक्शन विच इज़ अवेलेबल एट द पंचायत भवन, राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल दैट यू सी इन द वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट जो है आप कहीं पंचायत भवन वगैरह से जाके, पंचायत इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं तो वहाँ से जाके आप वोटर लिस्ट का कॉपी ले सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि वोटर लिस्ट में क्या क्या लिखा हुआ। तो वोटर लिस्ट में क्या लिखा रहता है, अपना आपका नाम लिखा रहेगा, एज लिखा रहेगा, आपके मदर फादर का नाम लिखा रहेगा, आधार कार्ड का नंबर, यही सब रहता है। तो नेक्स्ट इज वाई आर देयर सेवरल पोलिंग स्टेशन इन ईच कंस्टिट्यूंसी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अलग अलग पोलिंग स्टेशन क्यों, क्योंकि अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग, नहीं तो एक ही पोलिंग स्टेशन में रहेगा तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स हाउ वोटिंग इज डन विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आपको क्या समझ में आया वोटिंग मशीन में क्या होता है। जो भी कैंडिडेट है आपके नाम, वहाँ पे आप बटन प्रेस करेंगे तो वोटिंग मशीन में वोट हो जाएगा, दैट्स इट।
नेक्स्ट इज हाउ डू वी नो वेदर अ पर्सन हैज़ कास्ट हिज और हर वोट नॉट। तो एक तो उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में टिक्ड होना चाहिए, तो ये पर्सन को कैसे पता चलेगा? ओके, तो जो इंडेक्स फिंगर है उसमें उसको इंक लगा दिया जाएगा, एक इंडेबल इंक लगा दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसने अपना वोट कास्ट कर दिया। देखा होगा आपने, लोग सेल्फी लेते हैं ऐसे इंडेक्स फिंगर दिखा के जब इलेक्शन चलते रहते हैं, तो दैट्स इट। नेक्स्ट इज व्हाट इज बोगस वोटिंग, डिस्कस इन द क्लास विद योर टीचर। बोगस वोटिंग मतलब फर्जी वोटिंग। अगर किसी और के नाम पे कोई और वोट दे रहा है तो उसे फर्जी वोटिंग कहा जाता है, उसे बोगस वोटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज काउंटिंग द वोट एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट। तो अब जो है रिजल्ट का दिन आ गया है, वोटिंग तो हो गया लेकिन रिजल्ट भी तो पता चलना चाहिए कि कौन कौन जीता है। ठीक है, पल्लवी बाई जीती है कि राम प्रसाद जीता है। ठीक, तो 2 days आफ्टर पोलिंग, ठीक है, 2 दिन बाद पोलिंग जो हुआ, जो इलेक्शन हुआ इसके बाद, तो वोट कास्ट इन ऑल द 70 कंस्टिट्यूंसी। तो कितनी कंस्टिट्यूंसी थी पूरा प्रदेश में? 70। तो 70 में कितनी वोट्स है उसको काउंट किया गया इन गोपाल, ठीक, गोपालपुर। द काउंटिंग वॉज डन इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये जो काउंटिंग है वोटिंग की, वो कहाँ हो रही है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में हो रही है। तो most of the people were sitting in front of their TV sets keeping a track of which candidate was leading and in which constituency। तो बहुत सारे जो लोग हैं, most of the people क्या है, टीवी के सामने खड़े हो गए थे और लाइव देख रहे थे कि मतलब कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। कैंडिडेट वाज लीडिंग मतलब कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जब भी कोई कैंडिडेट जीत जाता था, ठीक है, तो मेंबर्स जो उनके पार्टी के मेंबर्स हैं वो सेलिब्रेट करते थे, कैसे? पटाखे फोड़ के, एक्सप्लोडिंग क्रैकर्स। बाय आफ्टरनून काउंटिंग एट ऑल काउंटिंग सेंटर वाज ओवर। तो आफ्टरनून के आते आते सारे जो काउंटिंग सेंटर वहाँ पे काउंटिंग हो गई। पल्लवी बाई ऑफ जनता मिशन पार्टी गॉट 45,202 वोट्स एंड राम प्रसाद ऑफ भारत पार्टी गॉट 40,502 वोट्स। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि पल्लवी बाई जो है ये इसको इतने वोट्स मिले तो वो जीत गई, क्योंकि राम प्रसाद को इससे कम मिले हैं। All the other candidates in the constituency got less than 5,000 votes each। तो बाकी जो कैंडिडेट है कंस्टिट्यूंसी में उनको 5,000 के आसपास वोट, मतलब 5,000 से नीचे वोट मिले। तो पल्लवी बाई वॉज डिक्लेयर द विनर एंड बिकेम द इलेक्टेड एमएलए ऑफ गोपालपुर। तो पल्लवी बाई जो है विनर डिक्लेयर हुई और वो एमएलए घोषित की गोपालपुर से। बाय इवनिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज डिक्लेयर्ड। द नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी फॉर 70 कंस्टिट्यूंसी इज गिवन इन द टेबल। तो शाम होते होते जितनी 70 सीट्स थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, है ना, जो गोपालपुर सॉरी जो पूरे प्रदेश की है, वो डिक्लेयर हो गई। तो कितने कौन से पार्टी ने कौन से कितने कितने सीट्स जीते वो ये टेबल में लिखा हुआ है। तो जनता मिशन पार्टी उसको 38 सीट्स मिले, भारत पार्टी को 28 सीट्स, अदर पार्टीज को 3, इंडिपेंडेंट्स को 1। तो ये समझ में आ रहा है आपको? टोटल करके देखिए, आप टोटल करेंगे तो 70 आएगा। ठीक है, तो जनता मिशन पार्टी 38 लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 38 जगह से जो है वो जीती। ठीक है, भारत पार्टी 28 जगह से, ये क्लियर है। अ पर्सन हु विन्स एन इलेक्शन फ्रॉम एनी कंस्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो जो भी व्यक्ति जो है एक कंस्टिट्यूंसी से जीतता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? दोज हु वोटेड हिम, मतलब सारे लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं है जो वोट किया है नहीं वोट किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वेयर वॉज द काउंटिंग डन इन योर एरिया फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपके एरिया में जब लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो इलेक्शंस कहाँ पे काउंटिंग कहाँ होती है। तो विच पार्टी गॉट द मोस्ट ऑफ द सीट्स इन द इलेक्शन ऑफ पूरा प्रदेश, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे कौन सी पार्टी जीती होगी? तो जिसको 38 मिला है वही जीता होगा, तो जनता मिशन पार्टी यहाँ पे विनर है। तो द एमएलएस मीट टू सेलेक्ट द लीडर। ठीक है, तो जितने भी एमएलएस हैं जो जनता मिशन पार्टी के, तो वो इकट्ठा होते एक मीटिंग करते हैं कि वो अपना लीडर चूज करते सकें। तो जनता मिशन पार्टी जीत गई थी तो उनकी ही गवर्नमेंट बनेगी। तो उनकी गवर्नमेंट बनेगी मतलब वो एक लीडर चूज करेंगे, वही लीडर क्या होगा? सीएम बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ पूरा प्रदेश वेयर डिक्लेयर, द जनता मिशन पार्टी एमएलएस हेल्ड अ मीटिंग टू इलेक्ट एन लीडर। तो जैसे ही पूरा प्रदेश के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, ठीक है, तो जनता मिशन पार्टी के एमएलए जो है वो एक मीटिंग बुलाते हैं अपने लीडर सेलेक्ट करने के लिए। द पार्टी हैड वोन मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए, पार्टी को विन करने के लिए कितनी सीट्स चाहिए? हाफ। ठीक है, हाफ से ज़्यादा, तो 70 सीट्स थी
ठीक है, पूरा प्रदेश में 70 सीट थी तो 70 का हाफ क्या हुआ, 35 हुआ। तो यहाँ पे जनता मिशन पार्टी को 38 मिला है, तो उनके पास क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द सीट, मतलब वो अपनी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बना सकते हैं। सो इट हैड द रिक्वायर्ड मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो उनके पास एक रिक्वायर्ड मेजोरिटी है फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट की। तो अगर ये मोर देन हाफ नहीं मिलता सीट्स उनको, तो दो पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी काउंटिंग है वो जीत गई वाला हिसाब नहीं रहता। अगर किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली है तो दो जो पार्टी है, ठीक है, उनको मिलकर गवर्नमेंट बनाना पड़ता है। तो इन चारूपुर द कैपिटल ऑफ पूरा प्रदेश, द प्रेसिडेंट ऑफ जनता पार्टी मिशन वाज डिस्कवरिंग several possible name with senior MLAs to find आउट हु कुड बी चूजन द लीडर। तो चारूपुर, ठीक है, चारूपुर क्या है, कैपिटल है पूरा प्रदेश का। जैसे रायपुर का कैपिटल छत्तीसगढ़ है, वैसे ही चारूपुर जो है पूरा प्रदेश का कैपिटल है। तो प्रेसिडेंट जो है जनता पार्टी का, ठीक है, जो पार्टी है उसका भी कोई प्रेसिडेंट होता है। जो जनता मिशन पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो डिस्कस कर रहा है कौन से पॉसिबल नेम हो सकते हैं अपने सीनियर एमएलएस के साथ में, ताकि वो जान सके कि लीडर किसको बनाना है। तो 3 नेम्स वे आर प्रोमिनेंट। तो कितने नाम सुझाए गए, 3 नेम्स, रवि प्रसाद, बहुरान बाई और पल्लवी बाई, 3 नाम यहाँ पे घोषित किए गए कि इन तीनों में से किसी को लीडर बना सकता है। द मीटिंग बिगेन एट 3 PM, 3 बजे जो मीटिंग चालू हुई। करण लाल द MLA फ्रॉम शामपुर प्रपोज द नेम ऑफ पल्लवी बाई एज द लीडर ऑफ द पार्टी। तो करण लाल जो है MLA है शामपुर से, ये बोलते हैं कि पल्लवी बाई को लीडर बना दे। तो सेवरल MLA एक्सप्रेस देयर सपोर्ट, और कुछ MLA जो है इसका सपोर्ट भी किए। तो असेंबल्ड MLA जो जितने भी वहाँ पे जमा थे MLA, उनको पूछा गया कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, किसी को आपत्ति तो नहीं है पल्लवी बाई के नाम से। तो मेजोरिटी जो बोलती है नहीं, तो पल्लवी बाई को डिक्लेयर कर दिया लीडर ऑफ MLAs ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, आगे हम देखेंगे। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स ए पॉलिटिकल पार्टी और ए ग्रुप ऑफ पार्टीज नीड्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो अभी हमने देखा मोर देन हाफ। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पूरा प्रदेश है 70 सीट्स। तो how many seats is more than half of the constituency to have to constitute a simple majority? 70 है, तो 70 से ऊपर 70 का आधा 35 का एक ज़्यादा 36 होने चाहिए मिनिमम। तो फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट इन पूरा प्रदेश। तो अब कैबिनेट का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, कैबिनेट का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो मिनिस्टर्स मिलके गवर्नमेंट चलाते हैं उसे कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन होगा, चीफ मिनिस्टर और उसके साथ के मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट कैबिनेट फॉर्म होगा। तो पल्लवी बाई मेट द गवर्नर ऑफ पूरा प्रदेश एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट हर पार्टी हैज won more than half the seats and that her party MLAs had elected her as their leader, so जनता मिशन पार्टी should be कॉल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो पल्लवी बाई जो है गवर्नर जो है पूरा प्रदेश के, उनसे मुलाकात करती है। गवर्नर कौन होता है, गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक स्टेट में, हर एक स्टेट का पर्टिकुलर गवर्नमेंट होता है जो कि इलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो इन्फॉर्म करते हैं कि पार्टी को तो पल्लवी बाई उनको इन्फॉर्म करती है कि हमारी पार्टी को हाफ से ज़्यादा सीट्स मिली हैं, तो अब उनकी पार्टी को जो है गवर्नमेंट फॉर्म करना है। ठीक है, तो जनता मिशन पार्टी है उसको गवर्नमेंट फॉर्म करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट एंड द रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड गवर्नर। तो इसी रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा जाता है, गवर्नर। On 5th February, the governor of Pura Pradesh appointed Pallavi Bai as chief minister of the state. Pallavi Bai and 12 other MLAs took the oath of office as ministers. They formed the cabinet of the Janta Mission Party government in Pura Pradesh. तो अब जो 5th फरवरी है, वहाँ पे जो गवर्नर है पूरा प्रदेश की, वो पल्लवी बाई को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करती है। तो पल्लवी बाई के साथ 12 अदर एमएलएस, अदर जो उनके साथ जो मिनिस्टर्स होंगे वो ओथ लेते हैं एज अ मिनिस्टर। ठीक है, तो दे फॉर्म द कैबिनेट ऑफ जनता मिशन पार्टी गवर्नमेंट इन पूरा प्रदेश। सो हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, हाउ विल यू चूज। चीफ मिनिस्टर कौन होगा, पल्लवी बाई होगी। तो कैसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है, जो भी पार्टी जीतती है वो अपने में से एक लीडर अपॉइंट करता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है। तो हु आर द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, ठीक है, जो भी एमएलएस है, सिलेक्टेड एमएलएस, वही मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के। तो कैबिनेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हमको इसके बारे में जानना है। तो लुक एट द टेबल ऑफ इलेक्शन रिजल्ट ऑफ पूरा प्रदेश। तो पूरा प्रदेश के इलेक्शन रिजल्ट हम देख चुके हैं। द टेबल शोज दैट जनता मिशन पार्टी वोट 38 सीट्स विच इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ऑफ 70 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया
कि जो भी पार्टी है, ठीक है, उनको हाफ ऑफ द 70 से ज़्यादा है, द पार्टी दैट गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज कॉल्ड पार्टी इन मेजोरिटी। तो इस पार्टी को क्या कहा जा रहा है, पार्टी इन मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि इन्होंने 70 से मोर देन हाफ सीट्स इन्होंने पाई हैं। तो फॉर एग्जांपल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 सीट, द पार्टी दैट मीन 35 सीट्स विल बी कॉल्ड द मेजोरिटी पार्टी। तो ठीक है, क्लियर है। जो भी देख 68 का हाफ आपका क्या हो गया, 34 प्लस 1, ठीक है, मोर देन हाफ हो गया। तो 35 सीट्स चाहिए मेजोरिटी पार्टी बनाने के लिए। इफ नो पार्टी विन्स अ मेजोरिटी देन 2 और मोर पार्टीज कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मेजोरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं जीतती है तो क्या करना है, 2 या 2 से अधिक जो पार्टी है वो ज्वाइन कर सकती है, ताकि मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स उनके पास हो और एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। तो सच ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट, और ऐसे गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। अ पार्टी विनिंग अ मेजोरिटी इन इलेक्शंस टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन इलेक्ट इट लीडर इन द सेम वे दैट MLAs ऑफ जनता मिशन पार्टी इन पूरा प्रदेश डायरेक्टर पल्लवी बाई। तो अगर ऐसी पार्टी विन करती है जहाँ पे एक ही पार्टी नहीं होती है, 2-3 पार्टी मिलकर वहाँ पे इलेक्शन बना रहे हैं, तो वहाँ पे सेम वे जैसे कि उन्होंने लीडर चुना है, एक मीटिंग बुला के अपना लीडर चुन सकते हैं। द लीडर ऑफ द पार्टी MLA इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। द चीफ मिनिस्टर देन चूजेस सम members of the party as minister. The chief minister and this minister forms the cabinet of ministers of the state. The chief minister and the cabinet can call as long as they have majority in legislative assembly. They have to resign if they lose their majority. तो ऐसी टाइप की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो फंक्शन करते हैं जब तक उनके पास मेजोरिटी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे ही मेजोरिटी खत्म हो जाती है तो उनका जो काम भी है वो भी खत्म हो जाता है, उनको रिजाइन करना पड़ता है अपने पोस्ट से, जब जैसे ही वो अपने मेजोरिटी को लूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने कि कितने ईजिली जो है इस चैप्टर में हमको समझ में आया कि एक गवर्नमेंट कैसे, स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, मिनिस्टर कैसे, चीफ मिनिस्टर और उसके साथ के मिनिस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आगे जो है हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।